हमारे उम्मीदवार बहुत ही सशक्त हैं, लोकप्रिय हैं और इन्होंने पिछले कार्यकाल में भी इस क्षेत्र की जो सेवा की है उसके बारे में लोगों की कोई शिकायत नहीं थी और सब लोगों ने कहा कि पिछले बार भी जब विधायक रहे तो इन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत लोगों ने तो ये कहा कि मैंने 10 वर्ष से इंतजार किया कि ध्रुव नारायण सिंह जी को टिकट मिले और हम लोग उनके लिए काम करें। सामने जो भी उम्मीदवार हैं उसके छल प्रपंच और बहरूपिया होने का बहुत सारा मुझे उदाहरण भी देखने को मिला कि किस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार समाज के अंदर जाति और धर्म में लोगों को बांटकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, धर्म में भी लिखा हुआ है कि कभी भी धार्मिक गुरु का उपयोग इलेक्शन के समय राजनीतिक तौर पर नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस कांग्रेस ने 75 साल तक इस देश को जाति और धर्म के जहर में घोलने का काम किया है, मुसलमान भाइयों को डरा करके रखने का काम किया है कि अगर बीजेपी आ जाएगा तो ये तुम्हें इस देश से भगा देगा। तो मुसलमान भाइयों को डरा डरा करके वोट लेना, आज तक अकलियत भाई मुसलमान भाई का कोई भला कांग्रेस से नहीं किया। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में धज्जी उड़ाने का काम किया। हमारा नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और हमने दिखाया कि एक ही देश में अलग अलग निशान और संविधान नहीं रहेगा और 370 धारा हटाया गया और आज कश्मीर के अंदर अमन, चैन, गंगा जमनी और प्यार का वातावरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्षद द्वारा एक वीडियो में बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया गया और 10 सालों से नदारद थे। नहीं, उन्होंने सही कहा कि मसूद साहब जो इतने दिन से विधायक थे तो क्षेत्र में कोई विकास उन्होंने नहीं किया। वो तो हमारे ध्रुव नारायण सिंह जी थे जो अपने कार्यकाल में यहाँ का रोड बनवाने का काम किया और उन्होंने एक काम जरूर किया कि उसमें गड्ढा बनवाने का काम किया। तो उन्होंने एकदम सही कहा, मैं उन पर क्यों आरोप लगाऊंगा भाई। सरकार विकास करती है तो विधायक को राजनीति सरकार देती है, मतलब क्या सरकार ने भेदभाव किया है विधायक से? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सरकार भेदभाव नहीं करती है, विधायक भेदभाव करते हैं। जब उनको राशि दिया जाता है तो फिर विधायक अनुशंसा करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन सा रोड प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए, कहाँ का नाला पहले बनाया जाए, किस आदमी के गुमटी को हटाया जाए और किस आदमी के गुमटी को रखा जाए। तो ये राजनीतिक लोग, आप लगता है जल्दीबाजी में मेरी बात सुनिए एक मिनट। एक तो क्या है कि लगता सारा सवाल आगे की देखिए, क्योंकि ऐसा है कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, विकास कराने की क्षमता होती है, राशि सीमित मिलती है। मेरे समय में मात्र 77 लाख रुपए मिलती थी विधायक को विकास निधि के नाम पे, लेकिन मैंने अभी किताब मंगाई है जो मैंने अपने 5 साल कार्यकाल की पुस्तक छपवाई थी। आपने से कहीं सादगी में शायद देखी थी, क्योंकि 10 वर्ष पुरानी बात है, मैंने पुस्तक बुलवाई है। 250 करोड़ से ज़्यादा के काम अपने प्रयास से विभागों में जाके अधिकारियों से, मंत्रियों से बात करके कराया। तो ये अपनी क्षमता होती है, इसको सरकार सबको 250 करोड़ रुपये नहीं देती। तो केंद्र में तो जो बड़े नेता आपके आ रहे हैं, अमित शाह जी, मुझे नड्डा जी, जो भी केंद्र में वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पर, मोदी जी की सरकार बनाना, लेकिन प्रदेश में शिवराज सिंह का नाम नहीं ले रहे, शिवराज सिंह को चेहरा घोषित नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उन्हें डर है क्या है, ये है एक बहुत बड़ा समर्थ, और जो हमारे पास सबसे बड़ा नाम है वो है माननीय नरेंद्र मोदी। तो हम अपने नेता को, अगर नेता के नाम पे, नेता के किए गए काम और नेता की जो विश्वव्यापी छवि है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये हम शिवराज जी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे ऐसा तो हमने कहा नहीं। हमारा ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं होता जिसमें हम शिवराज जी के किए कामों की चर्चा ना करते।
लेकिन हमारे नेता मोदी जी हैं, पूरे देश में उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और लड़ा जाता रहेगा। इसलिए आपके सवाल का जवाब यही है कि जो हमारे पास बेस्ट चेहरा है हम उसी को पेश करें। मेरा मुद्दा यही है, मैं अतिक्रमण के खिलाफ हूँ। मेरे समय में एक अतिक्रमण नहीं हुआ, एक। यू कैन नॉट कोट इवन ए सिंगल इंक्रोचमेंट। लेकिन ये बात सही कि 10 वर्ष में हुआ है। मेरा एजेंडा ये है, मैं जनता के सामने इस बात पे जाऊंगा कि मैं जितना अतिक्रमण है उसको व्यवस्थित करूंगा, पार्किंग को खाली कराऊंगा, किसी को बेरोजगार भी नहीं करेंगे, कुछ न कुछ इनकी अल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे और इनको सबको व्यवस्थित किया जाएगा। जो ये कैंसर की तरह फैला है इसको हटाया जाएगा। ये आज के माध्यम से मैं घोषणा करता हूँ। सर भारतीय जो 10 वर्ष का आपने जिक्र किया तो 5 साल तो आपकी पार्टी से जाएगा, तो क्या उन्होंने करवाया क्या है? देखिए, मेरा ये कहना है कि अपन ऐसे इस तरह की बात, इस तरह के सवाल ना करें। बात का जवाब हो चुका है, अब अपन आगे बढ़े। आप बताएं। सर भारतीय जनता पार्टी ने सारे विकास के दावे करे, मेट्रो ट्रेन ला दी भोपाल में, आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे मेरे पिछले किए गए काम बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं आपको बहुत कम शब्दों में बताता हूँ और मेरा ये चैलेंज है कि अगर मेरी बात गलत साबित होगी तो मैं पर्चा दाखिल नहीं करूंगा और पार्टी से कह दूंगा मेरी जगह किसी और को खड़ा कर दो। मेरे कार्यकाल में मध्य विधानसभा की 100% रोड अच्छी थी, 100%। कोई गली तक खराब नहीं थी। आप मुझे बता दें कि तुम्हारे कार्यकाल में वो गली खराब थी, तो मैं आपकी बात मान के अपने वादे के हिसाब से चलूंगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऐसा पार्क नहीं था जिसको डेवलप न किया गया, कोई भी ऐसा खेल मैदान नहीं था जिसपे काम न किया गया हो, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी हो, चाहे रशीदिया का मैदान हो, चाहे शहीदिया का मैदान हो, चाहे हर्रा कॉलोनी के खेल मैदान हो। कोई ऐसा चौराहा नहीं था जहाँ हाई मार्क लाइट लगी थी। मध्य में हमारे साथी रहते, वो खुद गवाही देंगे कि सब जगह लाइटिंग की व्यवस्था हमने उसमें कराई थी। सारे स्लम एरिया में वाइट मेटल की लाइटें लगी थी, जो मेरे विधायक पद से हटने के बाद नगर निगम ने इसलिए हटा दी कि उसका बिल ज़्यादा आता था। नहीं तो सारी जगह वाइट शानदार मेटल लाइट लगी थी, आप जाके झुग्गियों में पता कर सकते। तो मेरा ये कहना कि मेरे मुद्दे यही है, जब हम आएंगे सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, पानी है। हमारे समय में सूखा पड़ा था 2008 में जब मैं चुन के आया, 1.5 करोड़ रुपए में MP टूरिज्म का अध्यक्ष मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का, मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 1.5 करोड़ रुपए से पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन बिछवाए और 5-5 हज़ार लीटर की पानी की टंकियाँ लगवाई। ये आपको पूरा क्षेत्र गवाही देगा। तो मेरा ये कहना है कि विकास की ललक होनी चाहिए। हमारा अभी वही नारा है कि हम जनता को एक अच्छा जीवन देंगे, सुखी जीवन देंगे, उनको सारी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करेंगे और ये जो अतिक्रमण की बड़ी भारी समस्या है इसको व्यवस्थित करेंगे। इसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं हम, कोई पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे। और दूसरी बात ये है कि हमको ये भी देखना है कि सामने कौन आता। अभी तो कोई आया नहीं। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप सामने किसको चाहते हैं, तो मैंने कहा मेरे से बोलते हो तो मैं कमलनाथ जी को चाहता हूँ। और एक शेर सुना दिया था कि आप खानदानी सिर्फ हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। अरे मेरा खुदा, मुझे मेरा दुश्मन खानदानी चाहिए। तो कोई अच्छा दुश्मन आए, कोई अच्छा विरोधी आए, तो मैं तो ये कहता हूँ कोई मेरे को जो सामने है, जो लोग बातें कर रहे हैं वो कैसे हैं, उनके ऊपर जिला बदरी चल चुकी है, वो गदर कांड के हीरो हैं, वो उनके पास कितनी बातें हैं, वो ऐसे उम्मीदवार आएंगे तो देखा जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको मध्य विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, तकरीबन 1 सप्ताह हो गया है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरीके की जनसंदेश आपको देखने को मिल रहा है? आपको मेरे साथ चलना चाहिए, ये तो चले आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं भोपाल से लेकर शहर तक जाता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता, अरे पिछले 2 साल से सब मेरा हाथ पकड़ के कह रहे हैं जो भोपाली है कि मियाँ आपको चुनाव लड़ना, इंशाल्लाह आप जीतोगे, आप ही को वोट देंगे मियाँ। मतलब मुझे 2 साल से जनता मेरे को इसी तरह रिस्पांस कर रही है। आप चलिए मेरे साथ, अभी देखिए और आपको खुद ही अनुभूति हो जाएगी। लेकिन फिर आप दिखाओगे कि अपने क्षेत्र में चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है, जो पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने में प्रॉब्लम होगी। अभी कुछ भी नेगेटिविटी होगी आप तुरंत वायरल कर दो, लेकिन पॉजिटिविटी दिखाने में दिक्कत होती है दोस्तों। जी, वो सवाल मैंने ही करा था कि कमलनाथ जी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, आपने मेरे ही चैनल पे वो शायरी कही। और मेरा तो ये कहना है साहब कि एक शेर है कि
थके हैं पैर, न थके हैं पैर, न कभी उम्मीद से हारे हैं। जज्बा है सेवा का जनता की, तो सफ़र अभी तक जारी है। सवाल ये है कि हम तो जनता की सेवा के लिए पिछले 10 साल से लगातार लगे हैं, अनवरत लगे हैं, अथक लगे हैं। कल परसों मेरी पार्टी ऑफिस से फ़ोन आया था कि आप विधानसभा कार्यालय कहाँ खोलेंगे मध्य विधानसभा का, तो मेरा यही जवाब था कि मध्य विधानसभा कार्यालय पिछले 10 साल से बंद ही नहीं हुआ। खुलता तो वो है जो बंद होता है। हमने तो 10 साल चलाया है, 10 साल से अनवरत चाली है। सारे कार्यकर्ता बताएंगे, जनता बताएगी। तो हम तो जनता के कष्ट में रहने वाले, जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। लोग तो कोविड में खाना खिलाया उसको गिनाते हैं, हमने कोविड में क्या किया जनता बताएगी। हम नहीं बताएंगे अपने, क्योंकि वो एक पुण्य का काम था। इस तरह के काम गिनाना नहीं चाहिए। आप चाहे लोग बताएंगे कि मैंने कोविड में क्या काम किया, सब बताएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम तो जनता के बीच के लोग हैं, और शायद इसीलिए पार्टी ने बिना सोचे समझे नाम डिक्लेयर कर दिया। पता किया होगा हमारी पार्टी बहुत सक्षम है, हमारे नेता बहुत सक्षम है, उनके पास एक तिल-तिल की खबर रहती है। अगर उन्होंने मेरा नाम डिक्लेयर किया है तो बहुत सोच समझ के किया होगा, बहुत पता करके किया होगा। ऐसे इतनी आसानी से इतनी ऐसी सीट जो टफ मानते हैं लोग, ऐसे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो जाते। तो मेरा यही कहना, आभारी हूँ पार्टी का कि उन्होंने मेरी सेवा को पहचाना। और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि निगेटिविटी खूब परोसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिविटी भी कभी कभी दिखाए। टेस्ट जैसे खाने के बाद स्वीट डिश खाते हैं तो थोड़ा उस टाइप का वो भी करें। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं सीट को? मैं नहीं मानता। पार्टी क्या, चूंकि हारी हुई सीट है ना, तो हारी हुई सीट तो कम होती है भाई जी। मेरा एक सवाल था कि आपने अभी मोदी जी की बात की, भाजपा की नीति की बात की, उपलब्धियों की बात। भाजपा की नीति में भाई भतीजावाद की भी बात आती है। आपके परिवार से भी ये शिकायत पहुँचता है, आपको परिणाम पूर्व में भी आपके परिवार से कोई चुनाव करें, क्या ये परिवारवाद की बात नहीं दूंगा इसका जवाब। आप ये आरोप मुझ पर नहीं, आरोप नहीं, सवाल नहीं, जो भी है सवाल है, सवाल के पीछे आरोप है। मेरा ये कहना है कि परिवार की परिभाषा क्या है? माँ बाप और बच्चे, चाचा भतीजा भांजा बहन बहनोई, ये इसमें नहीं आती। जो पार्टी का प्रिस्क्राइब परिवारवाद है, जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये परिवारवाद है। लेकिन ध्रुव सिंह और विक्रम सिंह परिवारवाद नहीं है। वो मेरा भतीजा है, वो 500 किलोमीटर दूर राजनीति करता है, मैं यहाँ राजनीति करता हूँ। तो वो भतीजे को और चाचा को परिवारवाद में नहीं माना जाता है। यही पार्टी का उसूल है, पार्टी इसी पे चलती है। अगर वो मेरा बेटा होता तो फिर आप यह बात कैसे भाई आप दे दीजिए, आप भी दे दीजिए, भाई साहब को लग रहा है आप दीजिए प्लीज। परिवारवाद कहाँ से उठा इस देश में? परिवारवाद उठा है नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। इस परिवारवाद का डिफिनेशन ये है कि आप नेता मानो ना मानो, हम आपको इसके बाद सौंपेंगे। इसी को आपको अध्यक्ष मानना होगा, इसी को आपको नेता मानना होगा। परिवारवाद को पता नहीं, बहुत सारे चैनल में आते हैं कि भाई बीजेपी में भी उसके बेटा को टिकट मिल गया, उसके भतीजा को टिकट मिल गया। परिवारवाद के डिफिनेशन को समझिए। परिवारवाद का मतलब होता है कि हमारा बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा, उसको कहते हैं परिवारवाद। मैं उसका कड़ा शब्द उपयोग नहीं करूंगा, आपका तगड़ा है तो आप तो कुछ भी बोल लेंगे, मैं आपके तरफ तगड़ा नहीं हूँ। लेकिन परिवारवाद का डिफिनेशन ही यही है कि हमारा बेटा ही राजा बनेगा, तो मतदाता लोकतंत्र में उसको चुनने का तुमको कोई अधिकार नहीं। यानी लोकतंत्र की व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था के अलग हटकर जब कोई अपने बेटे को, अपने बेटी को ही राजा बनने के लिए नामित कर देता है जन्म लेते के साथ, जिसको बोलते हैं कि चांदी और सोना का चम्मच पहले से उसके मुंह में डाल दे, तो मैं सामंती नहीं कहूंगा, सामंत अलग चीज हो। अब तो कोई सामंत नहीं बन सकता, क्योंकि जो दुनिया की स्थिति हो गई है, आप ही में से बैठे हुए लोग को हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आप ये न्यूज निकालो। तो न्यूज ये ही निकालो, ये सामंतवादी। न्यूज सही निकालो तो ये नरेंद्र मोदी वादी है।